यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रतिरोधकों का संयोजन। क्या कितने तरह से प्रतिरोधकों का संयोजन होता है। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना, है ना। एक से अधिक प्रतिरोधक यदि हो जाते हैं तो उसको कितने तरह से जोड़ सकते हैं। तो एक संयोजन है जिसका नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। क्या? श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, ठीक है। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम, यानी प्रतिरोधकों का संयोजन कितने तरह से होता है? दो तरह से, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। देखो, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, जैसे कि मान लेते हैं कि एक प्रतिरोधक है ना, R1, और एक और प्रतिरोधक ले लेते हैं, क्या हो गया ये? R2। R1 और R2 दो प्रतिरोधक है समझ में, और ये दोनों प्रतिरोधक के एंड पॉइंट है। मान लिया हमने कि AB है और ये क्या है? CD है। दो प्रतिरोधक हो गए। इन दोनों प्रतिरोधकों का हमको श्रेणी क्रम संयोजन करना है। क्या करना है? श्रेणी क्रम संयोजन करने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो 4-5 बच्चे रहते हैं, एक लंबी लाइन बनानी रहती है, तो क्या करते हैं? एक दूसरे से हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक लंबी कतार बन जाती है, एक दूसरे से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। वैसे ही क्या होता है ना कि इसमें इसको भी हम एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। एक दूसरे का कहने का मतलब कि मान लीजिए कि ये पहला प्रतिरोधक है और ये दूसरा प्रतिरोधक है। तो पहला प्रतिरोधक के आगे दूसरे प्रतिरोधक को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो पहला प्रतिरोधक के आगे दूसरा प्रतिरोधक को जोड़ना है। तो मान लीजिए कि ये पहला प्रतिरोधक हो गया और इसी के आगे हमको दूसरा प्रतिरोधक भी क्या करना है? जोड़ना है। तो ध्यान से देखिए, दूसरा प्रतिरोधक यानी AB है और इसके आगे कौन आ जाएगा? CD, यानी AB हो गया और ये CD हो गया, ठीक है, CD हो गया। तो अब इसके आगे जोड़ने का मतलब क्या हुआ? B और C को एक साथ कनेक्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रतिरोधक मान लो हम ले रहे हैं EF, ठीक है, EF। तो EF प्रतिरोधक R3 हो गया। इसको उठा के कहां ले जाएंगे? आगे ले जाके इस तरह से हम ऐड कर देंगे। तो बताओ D के साथ कौन जुड़ गया? E, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? D के साथ ही जुड़ गया। तो B और C का कॉम्बिनेशन कर दिया और D और E का कॉम्बिनेशन कर दिया। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है? पहले प्रतिरोधक का दूसरा छोर, इसको क्या बोलते हैं? छोर। क्या बोलते हैं जी? छोर बोलते हैं। और इसको भी क्या बोलते हैं? छोर। तो ये प्रथम छोर और ये दूसरा छोर। तो पहले प्रतिरोधक का दूसरा छोर किससे जुड़ा हुआ? दूसरे प्रतिरोधक के पहले छोर से, ठीक है। उसी तरह से दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोधक के पहले छोर से, ऐसा समझ गए? इसको बोला जाता है छोर टू छोर संयोजन। छोर से छोर संयोजन, यानी छोर से छोर संयोजन कहने का मतलब कि जस्ट जो है इसका दूसरा इसके पहले वाले से, फिर इसका दूसरा इसके पहले वाले से कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, यानी छोर से छोर संयोजन भी इसको कहा जाता है। तो श्रेणी क्रम में क्या करना है? एक दूसरे के आगे हमको जोड़ते जाना है। जैसे मान लो कि हम तुमको 10 रस्सी का टुकड़ा दे देते हैं और कहते हैं कि एक लंबी रस्सी बनाओ, तो क्या करते हो? जितने रस्सी के टुकड़े होते हैं सब पहले का जो पहला रस्सी होगा उसके आगे दूसरा रस्सी, फिर तीसरा रस्सी, इस तरह से तुम ऐड करते हुए चले जाते हो और एक लंबी रस्सी बना लेते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी चीज है श्रेणी क्रम संयोजन कहने का मतलब कि पहला रस्सी होगा, ठीक है, तो उसके दूसरे छोर से दूसरे रस्सी का पहला छोर जोड़ देंगे, ठीक है। अब इसे मान लो कि 4 आदमी हम लोग खड़े हो गए, तो पहले 2 आदमी को ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कौन सा हाथ है? बायां हाथ। तो दूसरा आदमी आएंगे तो उसका दायां हाथ हमसे कनेक्ट हो जाएगा। तो हम किस क्रम में जुड़ गए? श्रेणी क्रम में। वैसे ही फिर उनका कौन सा हाथ खाली हो जाएगा? बगल वाले का बायां हाथ। फिर तीसरा जो आएगा तो उसका दायां हाथ कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? एक श्रेणी क्रम संयोजन बन जाएगा। तो इस क्रम को क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। R1, R2 और R3,
इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। लेकिन वही यदि कहा जाए कि इसको समांतर क्रम में जोड़िए, तो समांतर क्रम तो और सीधा है। समांतर क्रम ये कहता है कि एक दूसरे के ऊपर रख दो। मान लो कि एक प्रतिरोध हो गया, ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया, एक दूसरे के ऊपर रख दिया जी, ऐसे पैरेलल में देखो, है ना। और उसके बाद इन तीनों का देखो पहले छोर को एक साथ, इन तीनों के दूसरे छोर को एक साथ, तो ये कौन क्रम हो गया? समांतर। ठीक है, तो प्रतिरोधकों का संयोजन हम दो तरह से करते हैं। ठीक है, तो प्रतिरोधकों का संयोजन हम दो तरह से करते हैं। तो इधर देखो दो टर्मिनल बन रहा है और इसमें भी दो टर्मिनल बनेगा, ए बना और इसमें एफ बना, दो टर्मिनल बना ऐड करने के बाद। और इसमें भी कितना टर्मिनल बन रहा है? दो टर्मिनल। समझ में? इसमें कौन कौन ये मिला के बना है? ए, सी और ई एक साथ जुड़ गया है और बी, डी और एफ एक साथ जुड़ गया है। देखो ध्यान से, तीनों प्रतिरोधकों का पहला छोर एक साथ और दूसरा छोर भी एक साथ कनेक्ट हो गया। तो इसको हम कौन सा क्रम बोलते हैं? समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। तो दो तरह का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले आपको जोड़ना सीखना है कि किस तरह से हम प्रतिरोधकों का संयोजन कर सकते हैं। ठीक है, इसे मान लो कि आपको हम 4 प्रतिरोध दे देते हैं, प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2, प्रतिरोध नंबर 3 और एक और प्रतिरोध दे देते हैं, 4 प्रतिरोध। ठीक है, अब इसको आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में क्या जोड़ेंगे, क्या करेंगे श्रेणी क्रम में? मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। तो पहले प्रतिरोधक का दूसरा छोर दूसरे प्रतिरोधक के पहले छोर से, फिर दूसरे प्रतिरोधक का दूसरा छोर तीसरे प्रतिरोधक के पहले छोर से, फिर तीसरे प्रतिरोध का दूसरा छोर चौथे प्रतिरोधक के कनेक्ट कर दिया। ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम हो गया। ऐसा समझ में? और समांतर क्रम में जोड़ना है तो एक दूसरे के ऊपर रख देंगे सबको। ठीक है, और सबके पहले छोर को एक साथ जोड़ देंगे और दूसरे छोर को एक साथ जोड़ देंगे। ऐसा समझ में? तो इस क्रम को हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो नॉर्मल सी बात है, एक देखिए बल्ब ले लिया, ये हो गया बल्ब। ठीक है, इसके दो तार होता है ना, एक हमने ले लिया पंखा, इसका भी कई तार होता है? 2 तार होता है। और हम कहते हैं कि इन दोनों को एक साथ चला दो प्लग में लगा के, तो क्या करोगे? इसका एक छोर अलग, इसका एक छोर अलग, दोनों को अलग अलग जोड़ेगा ना है? इसका एक छोर, इसका एक छोर, दोनों को जोड़ के प्लग में क्या करते हो? लगा देते हो। तो पूछा जाए कि ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है कि समांतर क्रम है? तो क्या जवाब दोगे? कैसे श्रेणी क्रम हो गया? कैसे श्रेणी क्रम हो गया है? ये बल्ब है और ये पंखा है, इसका 2 तार है और इसका भी 2 तार है। कैसे कनेक्ट करेगा? इसको एक साथ और इसको एक साथ, एक दूसरे के ऊपर नहीं आ रहा है। तो कौन सा क्रम है ये? समांतर क्रम। श्रेणी क्रम कहने का मतलब क्या हुआ? बस ये श्रेणी क्रम हुआ, ये ना श्रेणी क्रम हुआ। ऐसा समझ में? हमारे घर में जितने एप्लियंसेस होते हैं सबको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। इस चीज को हम लोग अभी सीखेंगे, संयोजन क्या होता है और समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। एक दूसरे को देखो, कॉमन सेंस एकदम लगाओ। ठीक है, कॉमन सेंस किसी के पास नहीं है तो फिर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया श्रेणी क्रम। एक छोर इसका देखो, एक टर्मिनल इसके टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इस श्रेणी क्रम संयोजन। अब सोचोगे कि इसको दोनों को प्लग में लगा दें, है ना, तभी ये जलेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं जलेगा, है ना। लेकिन दोनों में क्या होगा? श्रेणी क्रम में होगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज बढ़ेगा तो वो कम जलेगा, ये ज्यादा जलेगा। ऐसा समझ में? इसलिए इसको हम किस क्रम में जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सब में वोल्टेज समान मिलेगा। अब मान लो एक घर में 10 कमरा है, 10 कमरे में 10 बल्ब लगे हुए हैं और 10 बल्ब को हम क्या करते हैं? सीरीज में जोड़ देते हैं। तो जो पहले वाला होगा, जो जितना मतलब वोल्टेज वाला होगा ज्यादा, वो ज्यादा करंट खींचेगा, है कि नहीं? ज्यादा करंट खींचेगा।
तो मान लो पहला दूसरा तीसरा इसमें ज्यादा करंट चला गया और पता चला किसी में गया ही नहीं, तो ये क्या होता है, किसी को कम और किसी को ज्यादा मिलेगा वोल्टेज। तो इस तरह से जो है, इस तरह से क्या हो सकता है कि इस तरह से मतलब हम प्रॉपर तरीके से, तो इसलिए घर का जो भी संयोजन होता है वो समांतर क्रम में करते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम क्या होता है और समांतर क्रम क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दो तरह से हम संयोजन करते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। मान लेते हैं 3 प्रतिरोधक R1 और R2 और R3 प्रतिरोध वाले हैं। कितने प्रतिरोधक माने हैं? 3 प्रतिरोधक R1, R2 और R3 प्रतिरोध वाले हैं। ठीक है, अब इन तीनों को हम श्रेणी क्रम संयोजन में इसको संयोजित कर देते हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2 और R3। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में संयोजित करते हैं। तो संयोजित करने के बाद क्या बना? एक अलग छोर बना और एक अलग छोर बना। ठीक है, अब इन तीनों को हमने एक साथ कंबाइन कर दिया, श्रेणी क्रम संयोजन। अब क्या करते हैं कि इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, किसे कनेक्ट करते हैं? बैटरी। देखो, बैटरी से जैसे कनेक्ट करेंगे ना, तुरंत जो है वोल्टेज सप्लाई होगा। ठीक है, और करंट इसमें फ्लो होने लगेगा। है समझ में? अब जैसे करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है, तो ये फ्लो जो है किस डायरेक्शन में जाएगा? प्लस से माइनस की। ठीक है, तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब बात ये है कि मान लो कि अब करंट यहां भी आएगा। अब यहां से करंट आने के बाद कहां जाएगा? तो ये सब के सब एक सीध में है ना, एक सीध में है, श्रेणी क्रम में है कि नहीं? तो श्रेणी क्रम में है तो इनमें करंट क्या होता है? समान होता है, करंट समान होता है। यानी जी तीनों प्रतिरोधक लगे हुए हैं तो तीनों प्रतिरोधकों में करंट का प्रवाह क्या होगा? समान। तीनों प्रतिरोधकों में करंट का प्रवाह समान है। समझ में? चलो, अब यहां पर हम ओम का नियम लगाते हैं। ओम का नियम लगाते हैं। क्या ओम का नियम लगाते हैं कि R1 प्रतिरोधक में है ना, R1 प्रतिरोधक में, R2 प्रतिरोधक में और R3 प्रतिरोधक में क्या तीनों में जो विभवांतर होगा वो समान रूप से फ्लो होगा कि अलग अलग फ्लो होगा? है समझ में? अलग अलग फ्लो होगा कि समान रूप से फ्लो होगा? तो करंट तो सबको सेम मिल रहा है ना, लेकिन सबका प्रतिरोध क्या है? अलग अलग है। करंट सबको समान मिल रहा है लेकिन सबका प्रतिरोध क्या है? अलग अलग है, जिसके कारण इनका विभवांतर भी क्या होगा? अलग अलग। ठीक है, करंट सेम है, प्रतिरोधक क्या है? अलग अलग। आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? IR होता है ना, V बराबर IR। मान लीजिए I सेम ही रहे, R बदलने लगे है, तो जब R बदलने लगेगा तो V भी तो बदलने लगेगा। तो तीनों प्रतिरोधकों का जो विभवांतर होगा वो क्या होगा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो इसका विभवांतर क्या हो गया? V1 और इसका विभवांतर क्या हो गया? V2 और R3 प्रतिरोध में विभवांतर क्या हो गया? V3 हो गया। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से यदि आप चलें ओम के नियम से तो आप क्या जानेंगे कि R1 प्रतिरोध में है ना, जो ये
जो ये क्या बनेगा, जो V1 बनेगा, V1 गौर से देखिए, है ना, वो कितना बनेगा, R1 प्रतिरोध में V1 कितना बनेगा, IR1 बन जाएगा, ठीक है, ओम के नियम से। उसी तरह से दूसरे प्रतिरोध में IR2 और उसी तरह से तीसरे प्रतिरोध में IR3, समझ आ रहा है, IR3। कुल जो है हमने विभवांतर दिया कितना है, V दिया, कुल विभवांतर V दिए हैं, यही भी क्या हो रहा है, तीनों में बट रहा है, और यही भी तीनों में बट रहा है, तो हम क्या देखेंगे कि कुल विभव V बराबर क्या बनेगा, V1 प्लस V2 प्लस बनेगा ना, ठीक है, V1 प्लस V2 प्लस V3। आप यहाँ गौर से देखिए, यदि V इक्वल टू आप V1 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे क्या, IR1, यदि आप पुट करें IR2 और IR3, ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगा। अब जरा गौर से देखिए, मान लेते हैं कि ये जो मतलब तीनों प्रतिरोध मिला के कुल प्रतिरोध बनेगा। उस कुल प्रतिरोध को मान लेते हैं क्या कि Req है, यानी कुल उसको बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, कुल समतुल्य प्रतिरोध। कुल समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाए, मान लिया जाए कि Req है, क्या है, Req, ठीक है, कुल समतुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, Req हो गया। करंट कितना हो गया, I, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, IReq भी नहीं लिख सकते हैं, IR1 प्लस कितना हो गया, IR2 प्लस IR3। अब देखो दोनों और करंट क्या है, इधर भी करंट है उधर भी करंट है, यानी I दोनों है, दोनों तरफ से कॉमन कर लेंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कहने का मतलब ये है, यदि श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोधक या कितने भी प्रतिरोधक जोड़ेगा, है ना, तो उन प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध होगा उनके योगफल के, उन सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के योगफल के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से Req का वैल्यू कितना निकल गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन में कुल समतुल्य प्रतिरोध कितना बनेगा, तो सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कुल समतुल्य प्रतिरोध कितना बना, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में कितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हों, मान लो 4 जुड़ा है, 5 जुड़ा है, 6 जुड़ा है, तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, 1 2 3, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो कुल प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हम कैसे निकालते हैं, तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, तो कुल समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए तीनों प्रतिरोधकों को हम ऐड करते हैं, तो इसमें निकल जाएगा कुल प्रतिरोध Req बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। मान लीजिए कि नॉर्मल से एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना, क्वेश्चन ये लेते हैं कि ये मान लीजिए कि 1 ओम का है, ये कितने ओम का है, 2 ओम का है, एक और इधर से ले लीजिए, कॉम्बिनेशन कर देते हैं, एक और ये 3 ओम का है। ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो Req कितना हो जाएगा, सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सबको ऐड करने पर कितना मिलेगा, 3 प्लस 1 प्लस 2 यानी कितना मिलेगा, 6 ऐसा समझ में। तो जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक का संयोजन हो रहा है तो उसका कुल प्रतिरोध क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, कुल प्रतिरोध ऐड कर देंगे, तब जाकर के उसका समतुल्य प्रतिरोध निकलेगा। अब ये जो आपका सर्किट है ना, अब ये आपका सर्किट कैसे बन जाएगा, अब ये आपका सर्किट एक सिंगल बन जाएगा, सिंगल बन जाएगा। कैसे सिंगल बनेगा, ये V हो गया, ये I हो गया, और इन सब के बदले क्या लिखेंगे, Req लिख दिए, एक अलग सर्किट बन गया। ऐसा समझ में। तो किसी भी सर्किट में यानी विद्युत परिपथ में कितना भी यदि प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यदि श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले श्रेणी क्रम वाले को हम सॉल्व कर लेंगे, खटाखट तीनों को ऐड करके, ऐसा समझ में। तो इससे क्या निकल जाएगा, कुल प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जितना Req है ना, Req वो R1 से भी क्या होगा, बड़ा होगा,
ये R2 से भी क्या होगा, बड़ा होगा, REQ से भी क्या होगा, बड़ा होगा। देखिए यानी इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रतिरोध देखो R1 से भी बड़ा हो गया, R2 से भी बड़ा होगा, R3 से भी बड़ा होगा। तो श्रेणी क्रम में संयोजन करने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ऐसा समझ में, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी गौर से देखिए एग्जाम्पल में 3 ओम, 1 ओम और 2 ओम लिया है ना, लेकिन कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 6 ओम। ये देखिए 3 ओम से बड़ा है, 1 ओम से बड़ा और 2 ओम से बड़ा है। तो पूछा जाए कि मान लीजिए 4 प्रतिरोध हैं और सबसे अधिकतम प्रतिरोध हमको बनाना है, तो हमको कौन से क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। कुल प्रतिरोध का मान उन अलग अलग प्रतिरोधों से क्या होता है, अधिक हो जाता है, उन अलग अलग प्रतिरोधों से अधिक हो जाता है। तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम का संयोजन करते हैं। ऐसा समझ में, तो श्रेणी क्रम का संयोजन कैसे होता है, REQ बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इससे हमको पता चल गया कि श्रेणी क्रम में कितना भी प्रतिरोध जुड़ दिए हुए हो तो उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे, तो इससे हमको पता चल जाएगा कुल प्रतिरोध कितना है। जैसे मान लीजिए कि R1 ये 2 ओम दे दिया और R2 का वैल्यू कितना दे दिया, 4 ओम दे दिया, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से। V बराबर हमने 5 वोल्टेज सप्लाई कर दिया, करंट आई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि R1 और R2 कौन से क्रम में है जी, ये श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, R2 कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन है तो कुल REQ कितना होगा, R1 प्लस R2 के बराबर होगा। तो 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 ओम। ठीक है, 6 ओम हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया, REQ निकल के आ गया। और जब REQ निकल के आ गया तो हमारे पास वोल्टेज कितना है, 5 है, और करंट निकालना है। तो V अपन क्या कर देंगे, R, यानी कितना हो जाएगा, 5/6 एम्पियर आ जाएगा, 5/6 एम्पियर। अब ये सर्किट यानी ये विद्युत परिपथ कैसे बदल जाएगा, सिंगल में। आए समझ में, किसमें बदल गया, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, REQ और वोल्ट। ठीक है, अब जो है इससे कंपैरिजन किया जाए तो यह REQ जो है R1 से भी बड़ा है, REQ भी R1 से भी बड़ा है, और REQ R2 से भी बड़ा, R2 से भी बड़ा। ठीक है, तो R1 से भी बड़ा और R2 से भी बड़ा। तो इससे हम क्या देख रहे हैं, इससे हम ये देख रहे हैं कि जो 6 ओम आया है यहाँ पर, कितना ओम, 6 ओम। इसको आप देखिए, R1 कितना है, 2 ओम, तो बड़ा है कि नहीं है, और ये 6 ओम 4 ओम से बड़ा है कि नहीं है। तो क्लियर हो गया कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का संयोजन से, है ना, विद्युत परिपथ में कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, कुल प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसके पहले क्वेश्चन भी किया है। यदि ये चीज हम देख रहे हैं, यदि करंट मान लीजिए श्रेणी क्रम में समान रूप से सप्लाई होता है ना, तो जब समान रूप से सप्लाई होगा और इनका प्रतिरोधक अलग अलग है, तो इनके विभवांतर भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है, इनके विभवांतर भी अलग अलग है। तो इसमें हमको वोल्टेज निकालना है, तो तुरंत क्या करेंगे, IR1 से मल्टीप्लाई। इसमें वोल्टेज निकालना है तो तुरंत IR2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्टेज निकल जाएगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो है इस तरह से किया जाता है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, समांतर क्रम। अब समांतर क्रम संयोजन में हम क्या देखते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि 2 प्रतिरोधक R1 है और R2 है। ठीक है, R1 है और R2 है। अब इनको किसमें जोड़ना है, समांतर क्रम। समांतर क्रम कहने का मतलब
दोनों प्रतिरोधक का पहला छोर एक साथ और दूसरा छोर एक साथ। तो दूसरा छोर जोड़ेंगे तो थोड़ा सा तो भाई उसको फैलाना पड़ेगा ना, तो कैसे जोड़ेंगे इसको, यूं और यूं, ठीक है, ये जुड़ गया है ना। अभी दो टर्मिनल बन गया ना, अब इनको किससे जोड़ देंगे, ये भी हो गया और ये करंट यहां से पास होने लगा। कॉमन सी बात है कि भाई मान लो यहाँ से पानी बहने का दो रास्ता हो गया, तो पानी दोनों तरफ से जाएगा ना, है। और जब पानी दोनों तरफ से जाएगा तो कुछ पानी इसमें और कुछ पानी, फिर दोनों को जोड़िएगा एक पाइप से। मान लीजिए कि यहाँ से आप पानी सप्लाई करना और यहाँ दो भाग में बांट दिए, ठीक है, और फिर आगे ले चल के इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं, तो जो पानी यहाँ मिलेगा वही पानी यहाँ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, है, मिलना चाहिए ना, संरक्षण के सिद्धांत से। ठीक उसी तरह से आप देखिए, ये प्रतिरोधक का प्रतिरोध R1 और ये प्रतिरोधक का प्रतिरोध R2। अब यहां से करंट सप्लाई हो रहा है, करंट सप्लाई हो रहा है, तो यहां पर जाने के बाद देखिए एक जंक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और यहां से कितने भाग में बट रहा है, कौन बट रहा है, विद्युत धारा। अब करंट जब यहां से जाएगा, अभी सोचेगा ना किधर जाए, तो फिर कहेगा इधर भी मेरा दोस्त है और इधर भी मेरा दोस्त है, तो दोनों के पास जाना चाहेगा ना। तो अब ये करंट जो है दो भाग में बट जाएगा, ठीक है। अब I करंट कितने भाग में बढ़ गया, दो भाग में। अब I1 किसके पास जाएगा, R1, और I2 किसके पास जाएगा, समझ में। अब देखो दोनों जो है समांतर क्रम में संयोजन है, और करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है। तो देखो, तो ये हो गया R1 और ये हो गया I1, ये हो गया R2 और ये हो गया I2। मान लो कि ये कम प्रतिरोधक होगा, कम प्रतिरोधक वाला प्रतिरोध होगा तो करंट कम जाएगा, ज्यादा प्रतिरोधक वाला होगा तो ज्यादा प्रतिरोध वाला होगा तो करंट ज्यादा जाएगा, ऐसा समझ में। लेकिन दोनों जाएंगे, लेकिन दोनों का विभवांतर क्या होगा, समान होगा, दोनों का विभवांतर समान होगा। यानी R1 में भी वही विभव मिलेगा, विभवांतर मिलेगा, और R2 में भी वही विभवांतर मिलेगा। तो यहां से आप गौर से देखें तो बंट कौन रहा है, विद्युत धारा। तो I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2। अब आप इस देखिए ध्यान से, R1 प्रतिरोध में जो I1 मिल रहा है और R2 प्रतिरोध में कौन करंट मिल रहा है, I2। तो I1 का वैल्यू आप गौर से देखें, और दोनों में समान क्या है, विभव। समान विभव हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, V/R1। इसको कितना लिख सकते हैं, I2 को V/R2। और मान लेते हैं कि इसमें कुल समतुल्य प्रतिरोध क्या है, कुल समतुल्य प्रतिरोध Req है, क्या है जी, Req मान लेते हैं, है ना। तो कुल समतुल्य प्रतिरोध Req है, तो I बराबर क्या बनेगा, V/Req बनेगा ना। अब इन तीनों का मान कहाँ रख देंगे, क्या, तो यहां रखेंगे तो ये कितना बनेगा, V/Req, V/R1, V/R2। अब देखो दोनों तरफ भी है ना, तो भी यदि ले लें यहां से कॉमन कर लें तो भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, Req बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये हो गया समांतर क्रम का संयोजन, देख रहे हो ना कैसे जोड़ रहे हैं, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम करके जोड़ रहे हैं, ऐसा समझ में। तो व्युत्क्रम करके जोड़ेंगे, इससे ये क्लियर हो गया कि समांतर क्रम में जुड़े हुए जितने भी प्रतिरोधक होते हैं, उनके समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर। व्युत्क्रम माने उल्टा, ऐसा में। तो इसका कुल प्रतिरोध हमने कितना माना, Req। इसका व्युत्क्रम किसके बराबर है, जितने भी प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं
उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के क्या है बराबर। आए समझ में। यहां से Req को हम कितना लिख सकते हैं, इसको यदि हम ध्यान से देखें तो Req बराबर लिख सकते हैं इसको R1 इंटू R2 बट्टा R1 प्लस R2, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। इसको जब एलसीएम लेके जोड़ेंगे, यहां से एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो ये Req उलट जाएगा, तो ये भी क्या होगा उलट जाएगा। तो इसको एलसीएम लेके जोड़ोगे, Req का मान निकालोगे तो इतना जो है आएगा। तो दो प्रतिरोधक यदि जुड़े हुए हैं तो उसको हम इस मेथड से डायरेक्ट ये चीज, इसका अगला पॉइंट ये हम समझ लेते हैं। ये चीज मान लो याद नहीं आया तो इस हिसाब से निकालो, कोई दिक्कत नहीं। तो समांतर क्रम में हम क्या देख रहे हैं, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए प्रतिरोधकों में कौन बट रहा है, विद्युत धारा। समान कौन रहा है, विभवांतर। जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं था, इसके उल्टा था। श्रेणी क्रम में क्या था, विद्युत धारा समान रूप से प्रवाहित हो रही थी सभी प्रतिरोधकों में, और बंट क्या रहा था, विभवांतर। तो यही दो कंसेप्ट है जिसके आधार पर मैंने हम समझ सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में कुछ समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा और समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसमें कैसे जोड़ रहे हैं, पलट के जोड़ रहे हैं, देख रहे हो, व्युत्क्रम करके जोड़ रहे हैं। ऐसा समझ में, कैसे जोड़ रहे हैं, व्युत्क्रम करके जोड़ रहे हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि हम दो प्रतिरोधक सपोज दैट ले लेते हैं, R1 बराबर 4 ओम, ठीक है, और R2 बराबर मान लेते हैं कितना 2 ओम, और इसको हम बैटरी से क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो मान लीजिए कि ये R2 हो गया, और हमको यहाँ पर Req निकालना है। Req निकालना है, तो Req कैसे निकालोगे, तो Req निकालने के लिए या तो 2 हो तो डायरेक्ट ये लगा देंगे ना, तो 2 होगा तो डायरेक्ट ये लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 2 बट्टा 4 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 बट्टा 6, तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, कितना आ गया 4 बट्टा 3, यानी इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.3 जो है 3 ओम के आसपास आएगा ना। अब इसमें जरा गौर से देखिए, इसमें जो Req का मान है, कंपेयर कीजिए, Req का मान है वो R1 से कम है, R2 से भी क्या है कम है। आप गौर से देखिए, R1 कितना था 4 ओम, इसका Req वैल्यू कितना आया है 1.3, कम है कि नहीं है। R2 से भी क्या है कम है, जबकि श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं हो रहा था। श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था, अधिक आ रहा था। तो इसका कहने का मतलब यह है कि समांतर क्रम में यदि हम प्रतिरोधकों को संयोजित करें तो कुल प्रतिरोध हमको सभी प्रतिरोधों से कम मिलेगा। सभी प्रतिरोधों से क्या मिलेगा, कम मिलेगा। और जहां प्रतिरोध कम होता है वहां करंट का मान, वहां जो है क्या होता है, जैसे मतलब ज्यादा से ज्यादा कम रेजिस्टेंस होगा तो करंट को फ्लो होने में कोई समस्या नहीं होगी, और ज्यादा से ज्यादा प्रतिरोध होगा तो करंट को फ्लो होने में समस्या होगी। प्रतिरोध मतलब क्या होता है, करंट का अवरोधक, ऐसा समझ में। और जितना ज्यादा अवरोधक होगा वोल्टेज उतना ही ज्यादा लगेगा, ऐसा समझ में। वोल्टेज जितना ज्यादा लगेगा उतना ही करंट भी लगेगा। तो इससे क्या होता है ना कि हमारी एनर्जी की बचत होती है। इसलिए पूरे घर में जो है ना, कौन सा क्रम में संयोजन होता है, समांतर क्रम। जितने भी अप्लायंसेज आपको लगे होते हैं घर में, पंखा, टीवी, कूलर, सब कौन से क्रम में जुड़ा रहता है, समांतर क्रम में जुड़ा रहता है। क्योंकि समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, और श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान ज्यादा हो जाता है। और जब ज्यादा अधिक होगा तो आपको वोल्टेज ज्यादा लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, ऐसा समझ में। लेकिन यदि यही समांतर क्रम में संयोजित कर रहे हैं तो कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि प्रतिरोध क्या हो रहा है, इसमें कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधों से क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा समझ में। तो इस तरह से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का संयोजन कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रतिरोधकों का संयोजन कितने तरह से करते हैं, 2 तरह से। पहला कौन, श्रेणी क्रम, दूसरा कौन, समांतर क्रम संयोजन। ऐसा समझ में, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन।
ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी प्रतिरोधकों को ऐड कर देते हैं, सभी प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों को ऐड कर देते हैं। लेकिन समांतर क्रम में क्या करते हैं कि इनका जो समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के इसमें उलट के जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कि श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध का मान सभी प्रतिरोधकों से अधिक होता है, प्रतिरोधों से अधिक होता है, जबकि समांतर क्रम में संयोजित कुल जो प्रतिरोध होता है वो सभी प्रतिरोधों के मुकाबले कम होता है। ठीक है। और यही कारण है कि इसको जो है ये इस क्रम का संयोजन अपने हम घरेलू विद्युत परिपथ में करते हैं। जो घरों में विद्युत परिपथ बनाया जाता है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं, ऐसा समझ में। और एक बात आपको ध्यान रखना, समांतर क्रम में जो भी अप्लायंसेज या प्रतिरोधक संयोजित होते हैं तो उन सभी प्रतिरोधकों में विभवांतर समान होता है और विद्युत धारा अलग अलग है ना। जबकि श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधकों में विभवांतर अलग अलग होता है और विद्युत धारा समान होता है। समझ में आया? तो दो टॉपिक जो है हम लोग का क्लियर हो गया। अब इसको आपको नोट तैयार करना है अपने हिसाब से। इसके पहले आप लोग जो कर रहे थे श्रेणी क्रम में कर रहे थे, अब आपको किसमें करना है, समांतर क्रम। आपको क्वेश्चन पहले सिखा दिए थे क्योंकि वो आसान था, लेकिन अब थोड़ा सा क्या हो गया, ये लेंदी हो गया। हमने 20 वोल्टेज दे दिया, इसमें 20 वोल्ट करंट सप्लाई कर लिया, R1 बराबर 2 ओम दे दिया, R2 बराबर भी 2 ओम दे दिया और R3 बराबर भी 2 ओम दे दिया। और मैंने पूछा क्या बताओ, करंट बताओ, क्या बताओ, करंट। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, कुल प्रतिरोध, है ना। कौन से क्रम में है ये, समांतर क्रम। तो अब लिखेंगे R1, R2 और R3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में संयोजित है। आज जब ये समांतर क्रम में संयोजित है तो R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना। तो R इक्विवेलेंट का व्युत्क्रम क्या होगा, R1 के व्युत्क्रम, R2 के व्युत्क्रम और R3 के व्युत्क्रम के योग के बराबर। ये नहीं करता है। तो इसके हिसाब से यदि चले तो 1/ReQ इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम लोगे 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया, 3/2, है ना। यानी R इक्विवेलेंट पलट दोगे ना इधर से भी, तो ये इधर से पलटोगे 3/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 2/3 ओम आ गया कि नहीं आ गया। तो कुल प्रतिरोध, कुल समतुल्य प्रतिरोध आ गया। क्या निकालना है हमको, करंट। अब पूरा सिस्टम जो है Req में बदल गया और ये 2/3 ओम के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो V मिल गया, R मिल गया, क्या निकालना है, I। तो ओम के नियम से I बराबर V/R है, समझ में। तो V कितना है, 20 वोल्ट और ये कितना है, 2/3, तो 20 इंटू 3/2 हो जाएगा, यानी कुल मिला के कितना हो गया, 30 एम्पियर। तो कितने एम्पियर का ये करंट दे रहा है, 30 एम्पियर का करंट है ना। अब एक बात हमको बताइए कि ये 30 एम्पियर क्या R1 में R2 में बराबर बराबर जाएगा, नहीं। अब देखिए बराबर रेजिस्टेंस है तब तो बराबर बराबर जाएगा। मान लो ये भी 2 रोटी खाने वाला है, ये भी 2 रोटी खाने वाला है, ये भी 2 रोटी खाने वाला है, तो 2 रोटी सप्लाई होगा, है ना। ठीक है। तो आप वैसे भी नहीं हो रहा है तो आप निकाल करके अलग अलग देख सकते हैं। ठीक है, ये करंट I1, ये करंट I2 और ये करंट I3, लेकिन इन तीनों में समान क्या है, वोल्ट समान है। तीनों में समान क्या है, वोल्ट है। कितना है जी, 20 वोल्ट, यही ना है, 20 वोल्ट क्या हो गया, ये समान हो गया। ठीक है। तो इसमें भी 20 वोल्ट, विभवांतर कितना हो गया, 20 वोल्ट। देखिए ध्यान से, तो I1 निकालना है
I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। तो आप यदि निकालेंगे तो ये कितना होगा 20 ना, तो 20/2 कितना हो गया 10 एम्पियर, है ना। 20/2 कितना आ गया 10 एम्पियर। इसमें भी कितना आ गया 20/2 कितना आ गया 10 एम्पियर। अब आप गौर से देखिए, तो इससे क्या पता चल रहा है, यदि सभी प्रतिरोधक समान होंगे ना तो सब में करंट का भी ड्रान क्या होगा समान। जहां अलग अलग हुए तो ये भी अलग अलग हो जाएगा, है समझ में। तो इसमें हम कैसे निकाल रहे हैं कि V हमको दिया है, R1 दिया, तो करंट के लिए V अपॉन R1 कर देना पड़ेगा, तब जाकर के तीनों में करंट। तो एक पॉइंट ये चीज क्लियर हो रहा है कि यदि समांतर क्रम में समान प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं तो उसमें करंट का ड्रान भी क्या होगा समान, यानी विद्युत धारा समान रूप से फ्लो होगा, है समझ में। विद्युत धारा समान रूप से फ्लो होगा। यदि यही श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता, श्रेणी क्रम में 2 2 2, फिर इन सब में वोल्टेज समान रहता है। वोल्टेज समान होने का मतलब क्या होता है, वोल्टेज समान रूप से बढ़ता है। मान लो 20 वोल्ट देते तो 10 वोल्ट मिलता, लेकिन ये समांतर क्रम में है तब करंट बांट रहे हैं कि लो तुम 10 ओम लो, तुम 10 ओम लो, तुम 10 ओम लो। तो कॉन्सेप्ट हमको समझना है कि समांतर क्रम में कौन बट रहा है करंट, और श्रेणी क्रम में कौन बट रहा है विभवांतर। तो 30 ओम 30 एम्पियर यहाँ पे करंट आ रहा है, अब बाकी तीनों प्रतिरोधक 2 ओम के हैं, तो इसका मतलब करंट भी इन सब में क्या मिलेगा, तो 30 ओम को बराबर बराबर बांट दो, 3 भाग में कर दो, तो कितना आ जाएगा 30। लेकिन यही अलग अलग यदि रहता तो फिर हमको ये मेथड से अलग अलग करते अलग अलग निकलता, ऐसा समझ में। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को समझे, है ना, कि आखिर जितने प्रतिरोध जुड़े हुए रहेंगे समांतर क्रम में तो उनके अंदर क्या निकालना होगा करंट, है ना। अलग अलग क्या निकलेगा करंट। अब विभव तो सबके लिए समान होगा, विभव सबके लिए क्या होगा समान होगा। एक क्वेश्चन लिख लीजिए घर से बना के लाइए। 1 2 3 R1 R2 और R3 ये जुड़ गया, B बराबर 12 वोल्ट से जोड़ दिए, करंट I फ्लो हो गया। R1 बराबर 1 ओम दे रखा है, ये 2 ओम दे रखा है और ये 3 ओम दे रखा है, ठीक है, समझ में। तो I1 I2 और I3 करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है I कितना होगा, ठीक है, R इक्विवेलेंट कितना होगा, I1 कितना होगा, I2 कितना होगा और I3 कितना आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको करके आना है।